देखा जाए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा बना के देखा जाए। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि H2S गैस की जल में एसटीपी पर विलयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। नहीं, ये हम लोग क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या क्या दिया हुआ है उसको देख के हम लोग तो बनाना शुरू करें। देखो तो H2S गैस की जल में एसटीपी पर, अब यहाँ पहले लिखा हुआ है एसटीपी, एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ध्यान रखना है। नहीं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मानक ताप तथा दाब, ये आपका हो जाएगा। ध्यान रखना है, आपको केयर करना होगा कि जो मानक ताप है, मानक ताप इसका मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो मानक दाब होता है इसका मान होता है 1 atm। रख दिए। चलो, तो एसटीपी का तो मतलब समझ में आ गया। इसके बाद देखा जाए तो एसटीपी पर यहाँ लिखा है विलयता, और विलयता का मान दिया हुआ है 0.195 स्मॉल एम। तो स्मॉल एम दर्शाता है मोललता को, ध्यान रखना है। यानी आपको मोललता का मान दिया हुआ है, एम मतलब यहाँ पर है मोललता। मोललता का मान कितना दिया हुआ है? 0.195। तो 0.195 को लगभग 0.2 मान सकते हैं क्या? 0.195 को लगभग हम लोग 0.2 मान लेते हैं। देखो तो 0 मोललता, तो इसका वैल्यू हम लगभग मान ले रहे हैं 0.2। 0.195 को हम अप्रोक्सीमेटली मान लिए 0.2, इतना में दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखें, हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। हेनरी स्थिरांक का मतलब केएच, केएच का मान निकालना है। ठीक है, तो हेनरी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, बताइए सर। हेनरी का फॉर्मूला क्या है? P बराबर KH और X गैस, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सही है, बैठिए, ये फॉर्मूला हम लोग को है। अब यहां से देखा जाए तो प्रेशर, अगर प्रेशर की बात करें तो देखो तो इसमें कहीं P यानी प्रेशर, कहीं दाब दिखाई दे रहा है? दाब दिखाई दे रहा होगा 1 atm। तो चलो, यानी P का तो वैल्यू पता है। नहीं, क्वेश्चन में KH का मान निकालना है, KH का मान निकालना है। और हम लोग को देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, एक्स गैस का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन, यानी गैस का मोल अंश। तो गैस का मोल अंश हमको निकालना है, और उसके लिए हिंट क्या दिया है? मोललता का मान दिया है। तो क्या अगर मोललता का मान दिया है तो मोललता के मान की मदद से क्या हम मोल अंश निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। हम लोग को मोल अंश और मोललता के बीच में रिलेशन का एक फॉर्मूला बताया गया था, मोललता बटा मोललता और प्लस 55.5, ऐसा बताया गया था। नहीं, अब यहां से देखा जाए तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन अगर गैस का निकालना है तो मोललता का मान पता है कितना? 0.2। तो हम यहाँ रख सकते थे 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 और प्लस में 55.5। बोलो, इसको हम लोग सॉल्व करते तो हम लोग को होता है 0.2 और बट्टा में 55.5 में 0.2, तो कितना होगा? 55.7, ये आएगा। यानी यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हम निकाल सकते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हम निकाल सकते थे। यहां से देखा जाए तो 2 बट्टा कितना आ गया? 5 5 7। नहीं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा जी? अगर 2 में डिवाइड किया जाए 557 से, 2 डिवाइडेड बाई 557, तो 0.003 हम लोग को वैल्यू आ रहा है 0.003। तो मोल फ्रैक्शन का मान निकल गया। अब अगर मोल फ्रैक्शन का मान निकल गया तो हमको इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो केएच का मान नहीं निकलेगा क्या? निकल जाएगा। हमको यहाँ से केएच का मान निकालना है, तो केएच बराबर P बटा एक्स गैस, यहाँ पे हो जाएगा P और बट्टा में हो जाएगा एक्स गैस। नहीं, तो P का वैल्यू आपको पता है 1 atm, 1 atm रख दीजिए, ध्यान रखना है। बट्टा में एक्स गैस का वैल्यू आपको पता है 0.003। नहीं, इसी को अगर दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 शून्य ऊपर चल जाएगा, यानी 1000 आएगा, और बट्टा में कितना आएगा? 3।
नहीं, तो 1000/3 ATM। KH का जो यूनिट होता है वो प्रेशर के यूनिट की तरह ही होता है। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी हम लोगों का? 333.3 ऐसा आएगा, नहीं ATM। तो ये हम लोग का आंसर आ सकता है। तो ये क्वेश्चन गया तो बनाए थे आप लोग। अब सोचे कि काहे के लिए हम लोग बनाए आए? कौन सा? ये मूललता वाला? ये रिलेशन नहीं पढ़े हम लोग? अच्छा देखिए तो रिलेशन कैसे आया समझ लिया जाए। देखिए तो अगर मूललता का मान कहीं दिया है, मान लो 0.2, नहीं तो बताओ मूललता का यूनिट बताओ तो। मोल पर केजी। मूललता का यूनिट सही बोल रही है, मोल पर केजी। अच्छा इसको पढ़ सकते हैं? बोलो तो। ये भी बिल्कुल सही पढ़ रही है। 1 kg विलायक में 0.2 मोल विलय है, इतना में दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ 1 kg विलायक, और विलायक क्या है? विलायक जल है। अच्छा ये बताओ हमको कि अगर हम यहाँ लिखें 18 ग्राम जल लिखें तो 18 ग्राम जल बराबर कितना मोल होगा? जल का फॉर्मूला होता है ना H2O। तो 16 × 2 = 18, तो 18 ग्राम जल बराबर कितना मोल? 1 मोल। तो हम यहाँ लिख दें 1 मोल। ये भी एकदम सही बता रही हो। चलो तो इसलिए अगर 1 ग्राम जल बराबर निकालना होगा तो कितना मोल लिखेंगे? 1/18 मोल। अच्छा यहाँ पर विलायक कितना है? 1 kg। तो 1 kg को 1000 ग्राम लिखते हैं। तो 1000 ग्राम जल नहीं बराबर कितना मोल होगा? 1/18 और गुना में कितना? 1000। ऐसा होगा। 1000/18 में कितना आएगा? 55.5 मोल। तो आज के बाद याद कर लेंगे, क्या याद रखेंगे हमेशा कि 1 kg अगर हमारा जल दिया हुआ है, यानी 1000 ग्राम अगर जल दिया हुआ है और उसको मोल में बदलना हो तो कितना लिखेंगे? 55.5। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा। अब बताओ अगर मोल अंश का फॉर्मूला लिखना हुआ, मोल अंश विलय का लिखना है, नहीं तो मोल के फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसमें दिक्कत है? अच्छा स्मॉल n का मतलब विलय का मात्रा मोल में। तो इसको पढ़ के देखो तो कहीं विलय का मात्रा मोल में दिखाई दे रहा है? 0.2, तो यहाँ पे 0.2 रख सकते हैं। फिर n का मतलब 0.2 प्लस विलायक का मोल। तो विलायक का मोल कहीं निकाले हैं क्या? 1 kg विलायक है, 1000 ग्राम विलायक है, तो 1000 ग्राम विलायक को कहीं मोल में बदले हैं? कितना आया है? 55.5 है ना? नहीं तो कितना हो गया? 0.2 और बट्टा में 55 पॉइंट। इस टाइप क्वेश्चन नहीं बनाए हैं? बनाए हैं? बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बनाए हैं इस टाइप क्वेश्चन। मोललता पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया था। जिसमें मोललता पढ़ाया गया है, नहीं उसमें हो सकता है कि फॉर्मूला या नहीं बताया गया हो, लेकिन ऐसे तो पता ना हम बताए हैं। नहीं बताए हैं क्या? बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं। ये हो ही नहीं सकता है कि नहीं बताए हैं। नहीं, अब इसी को तो फॉर्मूला हम बना दिए। ये देखो हमको एक्स विलय निकालना था, एक्स विलय निकालना था तो हम क्या किए? ये जो 0.2 है एक्चुअली ये मोललता का मान ही है ना? नहीं तो हम यहाँ 0.2 की जगह पे मोललता लिख दिए, फिर 0.2 की जगह पे मोललता लिख दिए, और प्लस में 55.5, क्योंकि जब भी विलायक जल होगा, नहीं तो जब भी विलायक जल होगा और मोललता का मान यानी 1 kg विलायक, मोललता का मान दिया यानी विलायक फिक्स है 1 kg होगा, नहीं और 1 kg विलायक को जैसे ही मोल में बदलेंगे कौन सी मिलेगा? 55.5। तो इसलिए मोल फ्रैक्शन अगर हमको निकालना है और मोललता का मान दिया रहे तो हम सीधे लिखेंगे मोललता बट्टा मोललता प्लस 55.5। हाँ ये जरूर है कि ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब विलायक कौन होगा? जल। बस में है ना? बोलो दिक्कत है इसमें? समझ में आया? बैठिए। तो इस तरह से हम लोग बना सकते थे, तो उसी यहीं से हम उस फॉर्मूला को लिखे थे। चलो तो यहाँ से आप देखोगे तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाने में किसी को दिक्कत है? बोलिए, दिक्कत नहीं ना है? बन जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो इस टाइप क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। बोलो परेशानी है?
चलो, तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हम दे रहे हैं, थोड़ा बना के बताओ तो। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा बना के बताओ तो। सेम क्वेश्चन है, बनाओ तो। CO2 गैस को STP पर जल में मिलाया गया, ठीक है। CO2 गैस के KH का मान ज्ञात करें यदि मोललता का मान 0.5 हो। देख लो। एक सौ 112। चलिए, 112, 112। बाकी लोग बनना चाहिए, सबसे आसान क्वेश्चन है। एक जो बताया गया उसको हम फिर से यहाँ दिखा देते हैं कैसे बनाना है। क्वेश्चन अगर उतार लिए हो तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। नहीं, देखिए स्टेप कैसे बनाया गया है। 252.2 आपका आ रहा है। चलिए, जैसे ये बनाए हैं बिल्कुल वैसा ही है। उसमें भी मोलालता का मान दिया हुआ है, तो मोलालता की मदद से मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला सामने है। अगर मोल फ्रैक्शन निकल गया तो सवाल बन गया। प्रेशर का वैल्यू वही STP पर 1 ATM ही रखना है। हैं, 1000। अब 3 तरह का आंसर आ गया, 112, 1000 और 252.2। 111.1। चलिए बना के देखा जाए। अब फिर से देखें तो मोलालता का मान दिया हुआ है, तो मोलालता का मान दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन का मान तो निकल जाएगा। CO2 का मोल फ्रैक्शन निकाल दो, तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला भी बताया गया, मोलालता बटा मोलालता प्लस 55.5। मोलालता का मान दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 और प्लस 55.5। यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना हो जाएगा 56। नहीं, यानी क्या आ जाएगा 5/560। इसी को डिवाइड कर देंगे।
5 डिवाइडेड बाई 560 तो 0.0089 मान लो, कुछ और आगे तक ले लिए। ये वैल्यू हम लोग को आ गया मोल फ्रैक्शन का। अब जब मोल फ्रैक्शन का मान निकल गया तो हमारे पास फॉर्मूला है हेनरी का, P बराबर KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो हमको KH का मान निकालना था, तो KH बराबर प्रेशर और बट्टा में आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो प्रेशर STP लिखा हुआ है तो प्रेशर मानेंगे 1 बट्टा में मोल फ्रैक्शन CO2 का हम निकाल चुके हैं, कितना 0.0089 नहीं, या इसको काटे थे कितना आया था 1 और फिर यहाँ से 1 और फिर एक 0 112, यानी इसको हम ऐसे से आगे लिख देते प्रेशर का वैल्यू 1 और मोल फ्रैक्शन का वैल्यू लिखते 1/112, तो ये ऊपर चला जाता, तो वैल्यू तो हम लोग को 112 ही यहीं पे आ जाएगा डायरेक्टली। नहीं तो यहाँ से आपका 112 प्रेशर का जो यूनिट है वो लगा दीजिए 112 ATM। इसी चीज को हम लिख दिए 1/112, कैसे 252 समथिंग आ गया जी, कैसे 111 सर आ गया था। तो सिंपल है, काटेंगे तो 112 आएगा ही, इसी को हम ऐसे लिख दिए 112, सॉल्व करें तो वही आएगा ही। चलिए, इसमें दिक्कत है, इस टाइप क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखा जाए 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान, हेनरी स्थिरांक मतलब केच का मान दे दिया हुआ है, तो हम जो मान दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। चलो भाई, हमको देखा जाए हेनरी स्थिरांक का मतलब हुआ केच का मान, तो केच का मान दिया है 1.67 गुना 10 का पावर 8 पास्कल, पीए का मतलब पास्कल। 500 मिलीलीटर सोडा जल, अच्छा जल का मात्रा दिया हुआ है, जल की मात्रा दी हुई है कितना 500 मिलीलीटर, जल की मात्रा है 500 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखो क्या लिख रहा है, 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दे दिया है। 500 मिलीलीटर सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया, यानी प्रेशर का मान कितना दे दिया है, प्रेशर का मान दे दिया है 2.5 ATM। ठीक है, तो 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। हमको निकालना है कि भाई 500 मिलीलीटर आपका जल है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक बर्तन है, इस बर्तन में पानी कितना है 500 मिलीलीटर बर्तन है, इसमें आपका दिया गया है पानी 500 मिलीलीटर, नहीं और इस पे कह रहा है, नहीं इस बर्तन में आपका ये जो हम डॉट डॉट लिख रहे हैं वो कौन सा गैस है CO2 गैस, और CO2 गैस पर ये प्रेशर कितना लगा रहा है 2.5 ATM, तो ये बोल रहा है कि 2.5 ATM का प्रेशर लगाइएगा, तो बताइए कितना CO2 गैस 500 मिलीलीटर पानी में घुल जाएगा, यही है। नहीं यानी आपको CO2 की मात्रा निकालनी है, CO2 गैस की मात्रा आपको निकालनी है कि अगर आप 2.5 ATM प्रेशर अगर लगाइएगा पिस्टन से, तो बताइए कितना ग्राम CO2 500 मिलीलीटर पानी में घुल जाएगा, यही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ में आया नहीं, अब हमको क्वेश्चन समझ लिए, अब हमको देखना है क्या चीज दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन दे तो क्वेश्चन देख लो क्या क्या दिया हुआ है, और उसके आधार पे हम कौन सा फॉर्मूला सेट कर सकते हैं उस पर दिमाग दौड़ाओ। नहीं तो तुम्हारे पास दिया क्या है केएच का मान, क्या चीज का मान दिया है प्रेशर का मान। नहीं, हमेशा याद रखना कि प्रेशर और केएच का मान सेम होना चाहिए, प्रेशर और केएच का जो इकाई होना चाहिए यूनिट वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर केएच का यूनिट क्या है पास्कल और प्रेशर का यूनिट क्या है ATM। नहीं तो इस ATM को भी तुमको पास्कल में बदलना पड़ेगा, ध्यान रखना दोनों का इकाई सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, यहां से ध्यान ये रखना होगा कि 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01 गुना 10 का पावर 5 पास्कल होता है, ये होता है। नहीं तो तुमको ध्यान रखना होगा कि 1 ATM बराबर इतना पास्कल होता है, तो ये 1.01 को लगभग 1 नहीं मान सकते हैं क्या। नहीं तो एक तरह से ये भी यही कहें क्या कि 1 ATM बराबर 10 का पावर 5 पास्कल होता है। नहीं तो अगर 2.5 ATM को पास्कल में बदलना है तो 2.5 गुना 10 का पावर 5 खाली नहीं कर दें, तो ये पास्कल में बदल गया, इतना में दिक्कत है। ठीक,
चलो दूसरा पॉइंट आ जाए, हम लोग को देखा जाए तो यहां से जल की मात्रा लिखी हुई है कितना, 500 मिलीलीटर। तो थोड़ा इसको भी ध्यान रखना। जैसे जल के बारे में हमेशा ये बात याद रखना, ये दिया नहीं रहता है कि जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। बिल्कुल आसान होता है, 1 होता है। जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो जल का घनत्व ये याद होना चाहिए। नहीं, दूसरा चलो, जल की मात्रा कितनी दी हुई है, 500 मिलीलीटर। तो ये बताओ कि जल का घनत्व पता है, नहीं, और जल का आयतन पता है। जल का आयतन क्वेश्चन में दे दिया है, जल का आयतन क्वेश्चन में कितना दे दिया है, 500 मिलीलीटर। तो जल के घनत्व और आयतन के मदद से हम जल का भार निकाल सकते हैं क्या, जल का द्रव्यमान निकाल सकते हैं कि नहीं, यानी मास। तो मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम गुना डेंसिटी। वॉल्यूम का मान कितना है जल का, 500 मिलीलीटर, और डेंसिटी का मान कितना है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये आपको समझाने के लिए हम इतना किए, नहीं और नहीं तो जो बच्चा समझ रहा है वो अब सीधे याद रखेगा कि भाई अगर 500 मिलीलीटर जल दिया है तो इसका मतलब 500 ग्राम जल। नहीं, तो ये समझाने के लिए इतना किया गया। नहीं, आइंदे से किसी क्वेश्चन में ऐसे नहीं किया जाएगा। सीधे 500 मिलीलीटर जल लिखा है तो हम कितना मान लेंगे, 500 ग्राम। अगर 1 kg जल लिखा है, नहीं यानी 1000 ग्राम जल लिखा है, तो हम सीधे मान सकते हैं 1000 मिलीलीटर। या 1000 मिलीलीटर जल लिखा है तो हम सीधे मान लेंगे 1000 ग्राम। यानी जल का भार और जल का आयतन समान है। ध्यान रहेगा, नहीं तो आइंदा से याद रखिएगा ये। तो हम सीधे यहाँ पे समझ गए कि 500 मिलीलीटर है, नहीं तो 500 मिलीलीटर का मतलब कितना ग्राम, 500 ग्राम। कुछ बातों को याद रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग समझ चुके कैसे होता है। चलो दूसरा पॉइंट, अभी तुम यहां से थोड़ा देर पहले तुम पढ़ चुके हो, थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज, थोड़ा ध्यान दो कि 1000 ग्राम जल बराबर कितना मोल होता है, 55.5 मोल होता है। ये पढ़ चुके कि नहीं, नहीं तो अब हमेशा के लिए याद रखना है कि जब भी 1000 ग्राम जल दिया है और उसको मोल में बदलना है तो कितना होगा, 55.5 मोल। ठीक है, तो 1000 ग्राम जल आप याद कर लिए कि 1000 ग्राम 55.5 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जल कितना है, 500 ग्राम जल। तो हम यहाँ पे लिख दे पहले आपको कि भाई 1000 ग्राम जल जो होता है वो बराबर होता है 55.5 मोल के। ये सब डायरेक्टली याद रखना है। तो इसलिए 500 ग्राम जल अगर लेते हैं तो 500 ग्राम जल बराबर कितना मोल होगा, 55.5 डिवाइडेड बाई कितना, 1000 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 500। यानी सीधा सीधी कहें कि 55.5 का आधा कर दो। नहीं तो अगर इसका आधा करें तो सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, फिर 2 सत्ते 14 पॉइंट, फिर हम लोग का 1 5 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, ऐसा ही कुछ आएगा। नहीं तो 27.75 मोल हम लोग को आ जाएगा। इतना में दिक्कत है क्या, नहीं अब बनाएंगे सवाल को। इतना में किसी को दिक्कत है पहले बताओ, किसी को भी दिक्कत है, नहीं है, चलिए। तो पहले यहां हम क्या लिखे हैं, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम उतार दिए। ठीक, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको उतार दिए। दूसरा हम क्या किए कि जो 500 ग्राम जल था उसको मोल में बदल लिए। 500 ग्राम जल क्या करिए, मोल में बदल लिए। अच्छा देखो, तो यहां से अगर देखें हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम लोगों का क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, इस वैल्यू को अब यहाँ पे हम देखते हैं। वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, केएच का मान दिया है, प्रेशर का मान दिया है। तो हेनरी का फॉर्मूला याद है ना, एक्स विलय, ऐसा नहीं कुछ फॉर्मूला होता है। अच्छा, हमको देखा जाए तो पी का वैल्यू पता है, केएच का वैल्यू पता है, तो इसके मदद से एक्स विलय निकल जाए क्या। एक्स विलय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही ना होगा, पी बटा केएच। पी का वैल्यू पता है शायद 2.5 गुना 10 का पावर 5 पास्कल, और केएच का वैल्यू भी पता है शायद कितना है, 1.67 नहीं मल्टीप्लाइड बाय 10 का, इसको 1.6 लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 मान ले रहे हैं। नहीं लेकिन आप जब बनाइए तो सॉल्व करके एकदम एक्यूरेट 1.67 रखिएगा। हम सॉल्व करने के लिए बस 2 मान ले रहे हैं, मान लो 2 आ गया, नहीं गुना 10 का पावर 8 पास्कल।
बोलो इसको सॉल्व करके क्या मोल फ्रैक्शन का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसको सॉल्व करके मोल फ्रैक्शन, विलय का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अच्छा मोलंस निकल गया नहीं? अच्छा मोलंस का फॉर्मूला तुम जानते हो, एक्स विलय बराबर विलय का मोल बटा विलय का मोल प्लस विलायक का मोल, ऐसा जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते अगर मोटा मोटी, तो क्या होता, ये आ जाता 25 नहीं, और ये काटे क्या 10 का पावर 5 शून्य से, इसमें का 5 शून्य कट गया, कई शून्य बच गया 3 गो, तो 25 ऊपर कर दिए, नीचे हम लोग कर दे रहे हैं 2, ये पास्कल से पास्कल भी कट चुका है, 25 आ गया, 2 आ गया, गुना 10 का पावर 3 है, 10 का पावर 3 का मतलब 1000, इसका दशमलव हटाए हैं तो एक और आएगा यहाँ पर, बोलो इतना में दिक्कत है क्या? अच्छा 2 में इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा क्या? नहीं, अब 12.5 और नीचे में तुम करोगे तो 1 2 3 4 को शून्य आएगा क्या? नहीं। अच्छा इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो ऐसा कुछ आएगा क्या? 0.0000, नहीं कितना शून्य हो गया? हम लोग को 1 2 3 4 ले जाना है, 1 2 3 नहीं, और यहां से हम लोग का फिर 0 एक और आया क्या? नहीं 125, चलो तो 0.00125 मान लिए नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको और एक बार देख लें, रुक जाइए 1 मिनट, 125, यहाँ पर 1 2 3 4 4 शून्य है, गुंचे 10 का पावर 5, यानी 125 गुना 10 का पावर कितना? -5, सीधा ऐसे लिखे नहीं। अब ये बताओ कि ये जो मात्रा आया 125 गुना 10 का पावर -5, ये बहुत ज्यादा बड़ा संख्या है कि बहुत छोटा संख्या है? बहुत छोटा संख्या है नहीं, यानी इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं नहीं। यहाँ पर विलय की मात्रा हम लोग को जो आई, यहाँ पर अगर पढ़ा जाए इसको तो मोल अंश विलय का निकला, तो विलय का मोल अंश हम लोग को आ गया इतना 125 गुना 10 का पावर -5, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 1 मोल विलयन में 125 गुना 10 का पावर -5 मोल विलय है नहीं। तो यहाँ पर विलायक के सापेक्ष में इस विलय की मात्रा को नगण्य मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं। हमेशा केयर करना कि विलय की मात्रा को नगण्य कब नहीं मानते हैं, जब वैल्यू दिया रहे 0.2 0.3, देख लो 0 पॉइंट एगो नंबर आ गया 0.2 0.3 ऐसा दिया है तो नगण्य नहीं मानेंगे, लेकिन कोई ऐसा आ जाए 0.00, जहां 2 गो 0 आया तो विलय की मात्रा को विलायक के सापेक्ष में नगण्य मान सकते हैं। ठीक, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर। एक्स विलय बराबर n बटा n प्लस n। अब एक्स विलय का मान तो पता है, n का मान निकालना है, विलय का मोल वही तो निकालना है, CO2 की मात्रा, विलय की मात्रा आपको निकालनी है नहीं। और यहाँ n प्लस n को कैपिटल मान लें क्या? n प्लस n को कैपिटल N, इसके सापेक्ष में इसकी मात्रा बहुत कम है तो 0 मान लिए, ध्यान रखना है। चलो अब यहां देखो तो 125 गुना 10 का पावर -5 नहीं, बराबर विलय का मोल निकालना है, और विलायक का मोल तो निकाल चुके हैं 27.75। तो इसको सॉल्व करके क्या हम लोग n का मान नहीं निकाल सकते हैं? निकल जाएगा, तो यहां से विलय का मोल हमको निकल जाएगा सॉल्व करके। क्वेश्चन समझ में आया? दिक्कत है इसमें? नहीं, तो हम लोग कुछ किए नहीं है, हम लोग सिंपली आप देख लो क्वेश्चन में, फिर से एक बार देख लो, क्वेश्चन में KH का मान दिया है, प्रेशर का मान दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर KH का मान दिया है, प्रेशर का मान दिया है, तो KH और प्रेशर का मान दिया है तो उसके मदद से हम हेनरी का फॉर्मूला लगाए, और प्रेशर का और KH का मान पता है तो एक्स विलय का मान निकाल लिए, क्या जी का मान निकाल लिए? एक्स विलय का मान निकाल लिए, एक्स विलय हमारा निकल गया, सॉल्व किए यहाँ पर आ गया एक्स विलय। अब एक्स विलय जब निकल गया तो पता चला कि एक्स विलय का मान बहुत कम है नहीं, तो एक्स विलय का मान जब बहुत कम आए तो उस केस में हम विलायक के सापेक्ष में विलय को नगण्य मान सकते हैं नहीं। अब एक्स विलय का हम फॉर्म लगा दिए, एक्स विलय बराबर विलय का मोल बट्टा विलय का मोल प्लस विलायक का मोल, एक्स विलय का मान आ चुका है, उठा के यहाँ रख दिए, विलय का मोल निकालना है, विलायक का मोल, इस दोनों को जोड़कर हमको वैल्यू क्या आ गया n नहीं, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख दिए, सॉल्व करेंगे, विलायक का मोल हम निकाल चुके हैं, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? आना चाहिए। अब सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइए तो।
ध्यान दीजिए, 1000 मिलीलीटर, हेलो, चलिए देखा जाए। यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि 1000 मिलीलीटर जल में O2 गैस को O2 गैस को घुलाया गया। यदि O2 गैस के लिए यदि O2 गैस के लिए केएच का मान 1000 मिलीलीटर जल में O2 गैस को, यहां पर प्रेशर डाल देते हैं, O2 गैस को 2 atm 2 atm दाब पर घुलाया गया। यदि O2 गैस के लिए केएच का मान यदि O2 गैस के लिए केएच का मान हम यहाँ मान लेते हैं कुछ भी, O2 गैस के लिए केएच का मान 3 गुना 10 का पावर 5 पास्कल है, तो तो O2 गैस की जल में घुली हुई मात्रा ज्ञात करें। जल में घुली हुई मात्रा O2 गैस की जल में घुली हुई मात्रा ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। जल का मात्रा 1000 मिलीलीटर, नहीं, हम लोग को प्रेशर दिया हुआ है 2 atm, दाब कितना दिया हुआ है 2 atm, और केएच का मान दिया हुआ है, नहीं, तो प्रेशर का वैल्यू पता है, केएच का वैल्यू पता है, तो मोल अंश निकाल लीजिए। मोल अंश, हाँ बोलिए, हाँ पीछे देख लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन सब लोग उतार लिए होंगे तो हम पीछे कर दे रहे हैं। लिख लिए क्वेश्चन। चलिए, तो जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था वैसा ही ये भी है, तो देख, अरे नहीं हुआ है तो कभी नहीं होगा, बस में आ रहा है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, कोशिश कीजिए क्वेश्चन जब लिखा गया उसी टाइप का तो फटाफट बनाइए। आप अभी क्वेश्चन लिख ही रहे हैं, कोई बना के आंसर अब बताने वाला है, तो सोचिए। हैं, 33, 37, हैं, 33.6, आपका 37 आया है और उनका 33.6 आया है। सेम क्वेश्चन है, आपको प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, केएच का वैल्यू उसमें भी दिया हुआ है, तो प्रेशर और केएच पता है तो उसके मदद से मोल अंश निकाल लीजिए। मोल अंश निकल जाएगा, विलय का मोल अंश निकलेगा, उसका सवाल आपका बन जाएगा। विलायक के मोल के सापेक्ष में विलय का मोल कम मान लीजिएगा, नगण्य मान लीजिएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बनाइए। 37। अठारह दशमलव चार
चलिए बना के देखते हैं। 33.3 आ रहा है। चलिए बना के देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, नहीं तो हम लोगों को प्रेशर का मान दिया हुआ है 2 ATM, पास्कल में बदलेंगे तो 2 गुना 10 का पावर 5 पास्कल, ये हो गया। अब केएच का मान भी दिया हुआ है 3 गुना 10 का पावर 5, जानबूझ के आसान वैल्यू लिया गया है पास्कल। अब पी के एच पता है तो हमको हेनरी का फॉर्मूला पता है, पी बराबर के एच और एक्स विलय, ये फॉर्मूला पता है। अब यहाँ से पी का वैल्यू पता है, एक्स के एच का वैल्यू पता है, तो एक्स विलय का मान निकलेगा। यहाँ से एक्स विलय निकाल सकते थे, पी बटा के एच। चलो तो पी का वैल्यू कितना दिया है 2 गुना 10 का पावर 5, तो रख देते 2 गुना 10 का पावर 5 बट्टा में इसका वैल्यू कितना है 3 गुना 10 का पावर 5, तो 10 का पावर 5 से 10 का पावर 5 कट जाता और यहाँ पर 3 में कितना हो जाएगा 0.6, तो एक्स विलय का मान निकल गया, एक्स विलय का मान निकल गया। अब जब एक्स विलय का मान निकल गया तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला है एक्स विलय बराबर विलय का मोल बटा विलय का मोल प्लस विलायक का मोल। तो एक्स विलय का मान आपको निकल चुका है 0.6, इसका मान आपको निकालना है, और यहाँ पर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू जो है वो इग्नोर करने वाला नहीं है, वैल्यू कितना है 0.6 है। अब शायद कुछ लोग इग्नोर करके बना दिए होंगे, तो इग्नोर करके कितने लोग बनाए, सब लोग इग्नोर करके ही बनाए। जैसे हम लोग बोले कि इग्नोर नहीं कर सकते हैं कब, जब मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0.1 0.2 ऐसा कुछ आ जाए, नहीं या 0.5। हाँ इग्नोर कब करते हैं जब 0.00 समथिंग आए, मान लो इग्नोर करके ही बनाते हैं, ठीक है। तो इग्नोर करके बनाते तो क्या होता, यहाँ पर वैल्यू रहता 0.6 बराबर में एन और बट्टा में क्या आता कैपिटल एन। तो कैपिटल एन का वैल्यू कितना 55.5। 55.5 क्यों रखे, क्योंकि जल कितना है 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर का मतलब होता है 55.5, तो 55.5 हम रख दिए। अब n बराबर निकालना होता तो क्या करते 55.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, नहीं अब इसको मल्टीप्लाई करने पर अलग अलग आंसर कैसे आएगा, पचपन पॉइंट 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 33.3 आएगा, नहीं 37 कैसे आएगा सर आपका, इनका है 37, इग्नोर करके बनाए हैं तब तो यही आना चाहिए, इग्नोर नहीं करेंगे तो फिर वही कीजिए, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए करके बनाइए, नहीं होगा क्रॉस में करके। कुछ भी करेंगे हाँ, अच्छा 0.666666 थोड़ा मानेंगे तो हाँ हाँ 2/3 कर दें, मतलब देखिए 55.5 है ना, 55.5 में शेयर कीजिए, 55.5 में अगर 0.666 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, नहीं तो जो वैल्यू आएगा वो 36.9 आएगा, 37 के आसपास में आ जाएगा। जैसे ये लोग क्या किए हैं, इसको जो 0.6 हम लिखे हैं इसको क्या कीजिए 0.666 कर दीजिए। अब ऐसा करके और यहाँ भी रखिए 0.666, तो ये जो वैल्यू 33.3 आया वो इतना नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, ये ज्यादा एक्यूरेट के नजदीक आ जाएगा। नहीं 2/3 रखेंगे तो वही बात है, नहीं क्योंकि इसमें आप सिर्फ 0.6 रख के बनाते हैं तो वो आपका अप्रोक्स हो गया, ध्यान रखना है। ओवरऑल मतलब समझ में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बन जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होंगी। N2
का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? सेम क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए क्या चीज का मान दिया है, ध्यान से देखो। दाब, प्रेशर का मान दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ N2 दिया हुआ है 0.987 बार, जिसको लगभग 1 बार भी मान सकते हैं आप, लेकिन एक्यूरेट बनाइएगा तो एक्यूरेट आंसर आएगा। तो प्रेशर दिया हुआ है, अब देखो तो KH का मान दिया है क्या, कितना दिया है 76.48 किलो बार है, तो इसको भी बार में लिख दो। तो किलो बार को बार में क्या होगा, 10 का पावर 3 से गुना कर देंगे। ये दो चीज निकल गया। इन दोनों के मदद से क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। कैसे, प्रेशर बटा KH, प्रेशर ऑफ N2 बटा KH। तो प्रेशर ऑफ N2 पता है, KH का वैल्यू पता है, करके हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन निकल गया तो हमको देखो क्या निकलना है, N2 गैस का मोल, पहले हम CO2 लिख रहे हैं, सॉरी, यहां पे क्या रहेगा N2। अब तुम देखो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 तुमको निकल गया, क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकल गया। तो तुमको निकालना क्या है, N2 कितना मोल घुलेगा, पहले हमको मोल निकाल दो, फिर मोल को तो मिली मोल बदल सकते हैं, मोल को मिली मोल में क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो मोल फ्रैक्शन निकल गया, मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला बताओ, विलय का मोल बटा विलय का मोल प्लस विलायक का मोल। नहीं, ये हम लोग का फिर से इग्नोर होगा, सॉल्व करोगे तो अपने इसका वैल्यू कम आएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, XN2 बराबर N बटा में क्या आएगा, कैपिटल N। अब हमको क्या निकालना है, स्मॉल n का वैल्यू निकालना है, इसका विलय का मोल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, XN2 मल्टीप्लाइड बाई N। चलो XN2, तो XN2 का मान लो तुमको सॉल्व करके कुछ आया होगा, नहीं तो हम जो यहाँ पे डबल टिक किए हैं उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे डबल टिक आया, मल्टीप्लाइड बाई मोल ऑफ वाटर। तो चलो वाटर के मोल के लिए ठीक से पढ़ो, कहीं वाटर का मोल मात्रा दिया हुआ है क्या, 1 लीटर, तो 1 लीटर को मोल में बदलने कितना होगा 55.5। तो जो मोल फ्रैक्शन आएगा उसमें 55.5 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आसान है, नहीं देखने में बस लगता है कि बड़ा चौड़ा लिखा हुआ है, नहीं ध्यान से वैल्यूज को निकालिए, फॉर्मूला को पुट कीजिए, क्या करना है उसको सॉल्व कीजिए, आपका बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान था। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं ये आपके दिए हुए थे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग बनाए, ध्यान रखना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।